start to know the meaning of debtors. 30 वर्ड तक हमने सबके मीनिंग सीख लिए हैं, मैंने एक्सप्लेन कर लिए हैं. नाउ वी आर मूविंग टू द पॉइंट नंबर 31 which is debtor. When a businessman sells goods on credit to his own customers, those customers are called as debtor. जिस कस्टमर को बिजनेसमैन क्रेडिट से सेल करते हैं तो वो कस्टमर जो है वो उस बिजनेसमैन के लिए क्या हो जाएंगे? डेटर. कस्टमर्स बिकम डेटर ऑफ दैट अमाउंट फॉर विच गुड्स इज सोल्ड ऑन क्रेडिट. डेटर्स आर ट्रीटेड एज करंट असेट. डेटर्स मीन्स कस्टमर्स हु परचेज गुड्स फ्रॉम द बिजनेसमैन ऑन क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट मीन्स कुछ टाइम पीरियड के बाद वो जो है वो पेमेंट करते हैं. तब भी पेमेंट नहीं करते हैं जिसको बोलते हैं उधार पे हम उसको सेल करते हैं. बाद में कुछ टाइम लिमिट हम उसको देंगे, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज या तो फिर मंथ. विदिन द टाइम पीरियड दे हैव टू रिटर्न देयर मनी ऑफ सेल टू द बिजनेसमैन. तब तक जब तक वो मनी बिजनेसमैन को नहीं लौटा देते तब तक बिजनेस के लिए वो कस्टमर जिसने क्रेडिट पर परचेज किया है, हमने जिस कस्टमर को, हमने मीन्स बिजनेसमैन ने जिस कस्टमर को क्रेडिट पे सेल किया है वो कस्टमर बिजनेस के लिए हो जाएंगे डेटर. द टर्म डेटर मीन्स द कस्टमर whom businessman sells good on credit. Clear? Next is and debtors are treated as current asset. Debtors जो है वो treated as current asset. Current asset यानी कि within the 1 year they return their money. Within the 1 year, or we can say that the given time period की जो लिमिट है उसी में वो जो है रिटर्न कर देंगे मनी. तो ये जो है debtors which is known as current asset. Next is bills receivable. Bills receivable is a written document where there are two parties. One is the bill writer and other is the bill acceptor. Where bill writer acquires right to receive certain amount as per predetermined date in the future, it becomes receivable. Bill is a bill receivable for the bill written. कस्टमर, अब बिल रिसीवेबल क्या है? जो कस्टमर होता है जो क्रेडिट परचेज करता है, नॉट ट्रस्ट टू पर्सन. अब वो क्रेडिट पे परचेज करके ले गया, अब जो बिजनेसमैन है उसको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता. ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ट्रस्ट करे कि ये कुछ टाइम पीरियड के बाद हमें पेमेंट करके ही देंगे. तो पेपर पे जो है वो लिख लेते हैं कि इस डेट को इस कस्टमर ने इतना परचेज किया है और इस विदिन द टाइम पीरियड वो मनी हमें वापस कर देगा. और जो पर्सन है उसकी साइन होती है. अब बिल्स रिसीवेबल जो है वो कौन लिखता है? बिजनेसमैन लिखता है. जो कस्टमर के पास से जो रुपए मांगता है उस कस्टमर के ऊपर कस्टमर क्रेडिट परचेज फिर नो ट्रस्ट पर्सन पेपर पे जो है टाइम पीरियड और पेमेंट के अमाउंट लिखता है. और जिस पर्सन के पास से हम अमाउंट मांगते हैं उसकी आती है उसमें साइन. तो जो बिल्स रिसीवेबल है इज अ रिटन डॉक्यूमेंट वेयर देयर आर टू पार्टीज. वन इज बिल राइटर एंड अदर इज बिल एक्सेप्टर. In this writing written document, bill acceptor accepts the written responsibility to pay specified amount on maturity date. Generally, bill receivable emerge from debtors. Accommodation bills are also popular in practice. In this regard, detailed discussion is made on separate chapter. इसके separate chapter में हम इसको discuss करेंगे bills के. लेकिन इन शॉर्ट बिल्स रिसीवेबल जो है वो लिखता है कौन? दुकानदार जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है वो लिखता है अपने कस्टमर के ऊपर. जनरली क्या होता है, एक बिजनेसमैन है उसने अपने कस्टमर को 10,000 का जो गुड्स है वो क्रेडिट पे सेल कर लिया. कस्टमर ने 10,000 का गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया. अब ये जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा? एक डॉक्यूमेंट पे लिख देगा कि ये डेट को इस पर्सन को मैंने इतनी अमाउंट की जो गुड्स है वो सेल किए और वो विद इन द टाइम पीरियड हमें मनी वापस कर देगा. और उस डॉक्यूमेंट पे वो जो कस्टमर जिसने क्रेडिट पे परचेज किया है उसकी लेते हैं साइन.
तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह का रिटर्न डॉक्यूमेंट, इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्लियर। उसके बाद है रिसीवेबल, एनी अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय बिजनेसमैन इन द फ्यूचर फ्रॉम एनी पर्सन और पर्सन्स इज नोन एज रिसीवेबल्स। जो अमाउंट, जितनी भी अमाउंट है, जितने भी रुपए हैं, वो रिसीव्ड बाय बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को मिलने हैं इन फ्यूचर फॉर एनी पर्सन और पर्सन, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन के पास से या तो फिर कई पर्सन के पास से उसे जो अमाउंट मिलनी है वो सारी अमाउंट बिजनेसमैन के लिए क्या हो जाएगी, रिसीवेबल। Debtor and bills receivable are included in receivables. In other receivables, commission outstanding, rent outstanding, interest outstanding, prepaid expense, etc. are included. Loan advances, etc. are also included in it. अब receivables जो है वो चार तरह के होते हैं। Debtor, it is also receivable. फिर receivables, कई तरह की इनकम है जो अभी रिसीव होनी बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अभी तक हमें नहीं मिली, मिलनी बाकी है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इनकम्स और प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारे जो है वो है रिसीवेबल्स, उसको बोलते हैं रिसीवेबल्स। इन फ्यूचर सारे रुपए हमें वापस मिल जाएंगे, हमारे ही हैं लेकिन फ्यूचर में मिलेंगे, तो ये सारे बिजनेसमैन के लिए क्या हो जाएंगे, रिसीवेबल। उसके बाद है क्रेडिटर्स। A businessman does credit sales. In the same way, he undertakes credit purchase also. A person from whom goods are purchased on credit, that particular person becomes creditor of business. A trader becomes creditor for the business for that amount for which goods are purchased on credit. Creditors are treated as current liability. अब डेटर जो है वो, डेटर कौन कहलाता है, जिसको हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, वो बिजनेसमैन के लिए हो जाता है डेटर। अब बिजनेस में कई तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, जिस तरह से क्रेडिट पे सेल करते हैं उस तरह से जो अनदर बिजनेसमैन है जिसकी जान पहचान उस बिजनेसमैन को है, उसके पास से वो क्या करेगा, क्रेडिट पे परचेज भी करेगा। तो जिस बिजनेसमैन के पास से क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो वो बिजनेसमैन हमारे लिए हो जाएंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स क्रेडिट पे जिसने हमें सेल किया है, तो हमारे लिए वो हो जाएंगे क्रेडिटर और वो बिजनेसमैन के लिए हम हो जाएंगे डेटर। डेटर और क्रेडिटर सिमिलर एक ही ट्रांजैक्शन में क्रिएट होते हैं। देखो, एक बिजनेसमैन है जिसने क्रेडिट पे सेल किया, किसको, हमें, और हमारे लिए वो बिजनेसमैन हो जाएगा क्रेडिटर और उस बिजनेसमैन के लिए हम हो जाएंगे डेटर। तो क्रेडिटर एंड डेटर, क्रेडिटर में क्रेडिटर को पैसे देने हैं, डेटर में डेटर के पास से पैसे लेने हैं, तो ये मीनिंग है क्रेडिटर का। और क्रेडिटर जो है वो करंट लायबिलिटी फॉर द बिजनेस मानी जाती है। उसके बाद है बिल्स पेएबल। Bills payable is a return document. जैसे bills receivable is a return document, similarly bills payable is also a return document. When there are two parties, bill writer and bill acceptor, same. Where bill acceptor accepts responsibility to pay certain amount as per predetermined date in the future, it becomes payable. यहाँ पे जो जिसको पेमेंट देना है वो खुद से लिख के खुद साइन करता है और अपनी लायबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है, और इस बिल को बोलते हैं बिल्स पेएबल। When bill acceptor accepts responsibility to pay certain amount as per predetermined date in the future, it becomes payable. In this return, bill acceptor accepts return responsibility to pay specified amount on specified date. In case of bill payable, bill acceptor pays the amount returned in bill to the bill writer on maturity date. Generally, bill payable emerges from creditor. बिल रिसीवेबल जो है जनरली डेटर के ऊपर से क्रिएट होता है और बिल्स पेएबल जनरली क्रेडिटर्स के ऊपर से क्रिएट होता है। डेटर्स, जब भी हमारे डेटर्स होते हैं उसके ऊपर हम जो है वो बिल्स रिसीवेबल लिखते हैं, और जो हमारे क्रेडिटर होते हैं उसके ऊपर हम लिखते हैं बिल्स पेएबल। यानी कि जो पर्सन होता है, जो क्रेडिटर होता है, उसके पास से हम लिखवाते हैं कि जो तुमने ये क्रेडिट पे परचेज किया है, जो
हमें तुम्हें पेमेंट देना है, वो हम इस डेट को और इतनी अमाउंट हम आपको पे कर देंगे। तो ये होता है बिल्स पेबल फॉर अस। द अमाउंट which is payable on maturity date on predetermined amount is called bills payable. In case of bills payable, bill acceptor pays the amount written in bill to the bill writer on maturity date. बिल एक्सेप्टर जो होता है वो अमाउंट जो प्री डिटरमाइन होती है उसको मैच्योरिटी डेट में पे करता है। जनरली बिल्स पेबल इमर्ज फ्रॉम क्रेडिटर। नेक्स्ट इज पेबल्स। Any amount to be paid by the businessman person in the future to any person or persons is known as payable. Receivables में क्या होता था? Any amount to be received by businessman. बिजनेसमैन को कुछ जो भी अमाउंट रिसीव होनी होती है उसको बोलते थे रिसीवेबल्स। पेबल्स में एनी अमाउंट व्हिच इज पेड बाय द बिजनेसमैन इन फ्यूचर, उसको पे करनी है अमाउंट, उसको बोलते हैं पेबल्स। Creditors and bill payable are included in payable. In other payables, outstanding salary, outstanding wages, any expense outstanding, pre-received income are included. सैलरी है जो आउटस्टैंडिंग है। सैलरी क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग यानी कि पे करना बाकी है। वेजेस आउटस्टैंडिंग यानी कि वेजेस भी पे करनी बाकी है। एनी अदर एक्सपेंस व्हिच इज आउटस्टैंडिंग इज पेबल्स। Pre-received incomes are one kind of liability. Pre-received, सपोज कि कोई रेंट है, 12 मंथ का रेंट है, एवरी मंथ जो है रेंट हमें लेना होता है, हमें पे करना होता है। तो हम क्या करते हैं, एक मंथ की जगह पे 2 मंथ का रेंट जो है वो प्री डिटरमाइन यानी कि प्री पे कर देते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगी? एक तरह की लायबिलिटी जो हमें एडवांस में मिल जाता है। प्री रिसीव्ड इनकम आर वन काइंड ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि एवरी मंथ रेंट कलेक्ट करना होता है। जो हमारे रेंटर है वो क्या करते हैं, 2 मंथ का साथ में दे देते हैं, लेकिन 2 मंथ का हमने बोला नहीं है, वो एडवांस दे देते हैं। तो ये एडवांस पेमेंट जो है, एडवांस इनकम, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी। All these payables are current liabilities. This can be long-term liabilities which are discussed hereafter. उसके बारे में डिटेल्स में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें सीखेंगे। अभी पेबल्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये जो है वो सारी इंफॉर्मेशन पेबल्स में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज कॉस्ट। टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और to provide any services, whatever expense are required, the sum of these expense is cost. जो भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं या तो फिर सर्विसेज, उसके ऊपर जो भी एक्सपेंस रिक्वायर्ड है वो सारे एक्सपेंस को टोटल करके जो अमाउंट होती है उसको बोलते हैं कॉस्ट। जनरली इन कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड। सपोज कि कोई एक प्रोडक्ट है, उसका रॉ मटेरियल होता है 100 रुपीज, फिर उसके ऊपर जो है लेबर कॉस्ट आती है 20 रुपीज और अनदर एक्सपेंस आते हैं 5 रुपीज। तो उसकी कॉस्ट कितनी हुई? 100 प्लस 20 प्लस 5, तो 125 इज कॉस्ट। उसके बाद है वाउचर। Voucher is a written document of business transaction. A type of transaction is determined on the basis of voucher. Voucher means bill. Generally, the simple meaning of voucher is bill. A type of transaction like cash transaction, credit transaction, purchase transaction, sales transaction, transaction with bank, expense transaction, income transaction, asset transaction, liability transaction, etc. are determined from voucher. किसका ट्रांजेक्शन है? जनरली वो डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। वाउचर के ऊपर से हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये कैश में है, क्रेडिट में है, किस चीज का ट्रांजैक्शन है, बैंक के साथ है या तो फिर कोई कस्टमर के साथ है या तो फिर कोई बिजनेसमैन के साथ है, असेट का है या तो फिर कोई अनदर प्रोडक्ट का है। ये सारे जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट होती है ऑन वाउचर। After deciding the type of transaction, transactions are recorded in the book according to the rules of accounts. वाउचर के ऊपर से ही जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट एंड इट इज कंपल्सरी और इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग।
तो इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, वाउचर तक। ये सारे मीनिंग जो है आप करके रिवाइज कीजिएगा और इसके मीनिंग को रिकॉग्नाइज कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, रिवाइंड कीजिएगा और रीड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस